हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोम प्रेप। सो हम जो जीएस की जो पी वाई क्यू बेसिस पे हम जो जीएस का एक रिवीजन कर रहे थे फॉर आवर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तो उस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं जुडिशरी का। जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको इस बार 10th या 12th एग्ज़ाम में पक्का इधर से मिल सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से हम देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्विस 10th लेवल 2024 में व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंट कब हुआ था, सॉरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। फिर ये एसएससी लेवल में तो इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है। देखो, व्हेन इज़ द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट केम इनटू बीइंग, मतलब कब आया था। तो इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, इस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे ये थोड़ा मैंने टाइपो लिखा है, यहाँ पे थोड़ा आपको इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे नोट्स पे गलत लिखा है। एक्चुअल में होता क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस उसको कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाता है। जो कब इन्फोर्स हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन जनवरी 26 1950 को। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बनता तो इसी दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। लेकिन वो इनटू मतलब वो स्टार्ट कब से होता है, इनटू जनवरी 28 1950 से। जनवरी 28 1950 से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है स्टार्ट होती है, काम करना स्टार्ट करती है, केम इनटू बीइंग। तो यहाँ पे अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, तो इस क्वेश्चन को देखोगे, व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर आएगा जनवरी 26 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। दूसरा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट केम इनटू बीइंग, मतलब कब से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था जनवरी 28 1950। ये पॉइंट कुछ इस तरह है कि उस दिन हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जब हमने प्रियम्बल का पढ़ा था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी वो नवंबर 26 1949 में बन जाती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब से होने लगती है, जनवरी 26 1950 से इम्प्लीमेंट होने लग जाती है। तो कुछ उसी तरह का सुप्रीम कोर्ट के केस में भी है। तो ये हमारा प्रियम्बल में ये डेट मेंशन भी है, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं, ये हमने तब पढ़ा था। और इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कब से होता है, इस दिन से होता है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट में आप ये याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है जनवरी 26 1950 को इस्टेब्लिश होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट या काम करना या स्टार्ट कब से होता है फंक्शनिंग करना, वो होता है जनवरी 28 1950। तो ये दो डेट्स याद रहेंगी। और इसी के साथ यहाँ पे आपको और दो तीन में रिवाइज कराऊंगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। एक तो है जनवरी 24 1950। बताओ ये कौन सा दिन है। तो जनवरी 24 1950 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। ये होता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका लास्ट वर्किंग डे क्या था, जनवरी 24 1950 था। और इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तीन चीज़ें अडॉप्ट की थी। क्या की थी, तीन चीज़ें अडॉप्ट किया था। क्या क्या अडॉप्ट किया था, एक तो नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, दूसरा तो नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया था, तीसरा प्रियम्बल अडॉप्ट किया था। तो यहाँ से आपको सुप्रीम कोर्ट पे तो हम टॉपिक पे हैं, लेकिन ये रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट वर्किंग डे होता है। उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तीन चीज़ें अडॉप्ट करती है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रियम्बल। और यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करती है, इस दिन अडॉप्ट करती है, नवंबर 26 19 को ये अडॉप्ट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इम्प्लीमेंट होता है इस दिन से। और इसी दिन को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, रिपब्लिक डे, याद रहेगा। तो यहीं पे आपको मैं तीन डेट्स बता रहा हूँ। ये तो हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन डे। कल को आपको पूछा जाएगा व्हेन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे, नवंबर 26। व्हेन इज़ रिपब्लिक डे, जनवरी 25। और यहाँ पे हम सॉरी जनवरी 26। और यहाँ पे फिर से देखो ये जनवरी 24 हो गया। फिर इसी के साथ जनवरी 25 1950, जिस दिन
हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक क्या है आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसीलिए ये जो जनवरी 25 है इसको हम आज के टाइम पे वोटिंग डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वोटिंग डे भी मनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 5 चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने स्टार्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था? जनवरी 26 1950 को। और इम्प्लीमेंट या फोर्स में कब आया? सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट कब से हुआ, या सुप्रीम कोर्ट कब से काम करना स्टार्ट किया? जनवरी 28 1950। और इसी के साथ हमने ये इंपॉर्टेंट डेट्स भी पढ़ लिए, जो आपके ये पाँचों छः के छः डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये हमारा रिपब्लिक डे और ये हमारा वोटिंग डे रहता है। फिर यहाँ पे जो समझने वाली पॉइंट है वो है ये चीज़, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट क्या है? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई केस होता है तो आप पहले कहाँ जाते हो? पहले जाते हो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ से फिर अगर आप इंसाफ नहीं मिला तो आप जाओगे कहाँ पे? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से भी आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। और ये फाइनल है, यहाँ से आगे आप और कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पे फाइनल जो भी जजमेंट आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इससे आगे हमें कोई और रास्ता नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। ये पॉइंट याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में पूछा ऑलरेडी गया हुआ है कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। अब यहाँ पे आप 2 पॉइंट याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आए इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कौन करता है? अमेंड कौन करते? तो उसका आंसर रहेगा पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो एक तो ये गार्डियन गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा फाइनल इंटरप्रेटर भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। फाइनल इंटरप्रेटर यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जब भी सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्टिकल में या किसी प्रोविज़न में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती हो तो उसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही फाइनल माना जाएगा। इसको हम बोलेंगे फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये भी इस साल आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन कर सकता है? खाली पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है। वो किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 368, जो हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ये आर्टिकल भी आप याद रखना 368 के चलते। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। याद रहेंगे ये 4 पॉइंट्स। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हु इज़ द फाइनल गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डी। फिर हम आएंगे जजेस की स्ट्रेंथ पे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं। तो हम जब जजेस की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम अभी किसकी बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको साइड बाय साइड पढ़ाऊंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेके। तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे और साइड बाय साइड हम क्या देखेंगे? हाई कोर्ट का देखेंगे, क्योंकि दोनों में से पूछे जाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो कौन डिसाइड करता है? बाय दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो ये जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, STR मीन्स स्ट्रेंथ। सुप्रीम की कोर्ट केस में इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा पार्लियामेंट, ये याद रखना। लेकिन हाई कोर्ट के केस में अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, तो उसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ, अलग अलग हाई कोर्ट से किस हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको। फिर करंट सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 34 है। मीन्स कि 1 + 33, जो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 34 स्ट्रेंथ है, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस हुए, 33 जजेस हुए। तो ये टोटल कितने होते हैं? 34 स्ट्रेंथ है करंट सुप्रीम कोर्ट की। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। लेकिन जो हाई कोर्ट है उनकी स्ट्रेंथ तो वेरी करती है, ये डिपेंड्स ऑन हाई कोर्ट बाय हाई कोर्ट वेरी करती है। अब यहाँ पे कभी अगर हो सके पूछ लिया कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ किस हाई कोर्ट की है, वो पूछा जाए, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी किस स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से उनकी हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ होगी। तो हाईएस्ट अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए किस हाई कोर्ट की है,
तो वो आपको कॉमनली आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है, वो यूपी है। इसलिए जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाली हाई कोर्ट है वो क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इज़ अराउंड 160 हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ये एक पॉइंट याद रहेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट डिसाइड करता है, हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। यहाँ पे 34 स्ट्रेंथ है अभी, और यहाँ पे क्या क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पे हम अब लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक आपको जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो हाई कोर्ट है उसकी अगर हो सकता है पूछा जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, सेंक्शन स्ट्रेंथ है 25, जिसमें 19 जो है वो परमानेंट है और 6 जो है वो एडिशनल जजेस है या एडॉक जजेस हैं। तो ये पूछा जा सकता है अगर हो सके आपसे कि जो करंट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 25। और हाईएस्ट स्ट्रेंथ किस हाई कोर्ट की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अराउंड 160, और इनकी प्रेसिडेंट। ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे आपको। फिर नेक्स्ट है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा इसको नोट्स को देखें तो करंट जो चीफ जस्टिस है वो गवाई हैं, भूषण राम कृष्णा गवाई। इसका नाम याद रखना आपने, ठीक है। और स्ट्रेंथ कितनी है, 34 है, ये याद रखना। और कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये 3 पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है इनका जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, वो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने लद्दाख जी के पॉलिटी में इनका नाम आपको बताया था। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उनका चीफ जस्टिस का नाम क्या है, करंट सिटिंग चीफ जस्टिस का नाम क्या है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। फिर जो मेन क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है एज को लेके। एज को लेके बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और आ भी सकते हैं इस बार। तो यहाँ पे थोड़ा आप इसको अच्छे से याद रखना, बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट के एज और हाई कोर्ट जजेस की एज कितना रहती है वो देखना है हमने। तो यहाँ पे मैं सिंपल से आपको बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट में जो है टेन्योर रहता है कितना, या तो 6 साल या तो फिर 65 एज। इन दोनों में से जो जल्दी होगा वही उनका टेन्योर होगा। मींस कि अगर उन्होंने टेन्योर 6 साल कंप्लीट किया तो रिटायर होंगे, अगर उनकी एज 6 साल कंप्लीट करने से पहले 65 हो जाती है तो भी वो रिटायर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का टेन्योर या तो 6 साल होगा या टिल द एज ऑफ 65। इसी तरह हाई कोर्ट जजेस की अगर हम बात करें इसका भी या तो 6 साल का टेन्योर होगा या टिल द एज ऑफ 62 एज, टिल 62 एज। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। और अपॉइंटमेंट का जो क्वेश्चन आया था, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, इनको कौन अपॉइंट करता है, बाय द प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, हाई कोर्ट जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और हो सकता है अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ये आपसे पूछा जाए जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर या जो एलजी होंगे यूटीज़ में उनको। तो ये थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनके जो काउंसलर्स होते हैं वो ओथ किन के प्रेजेंस में लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज जो हैं उनके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं। इसलिए ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि टेन्योर क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है। इन एजेस को आप याद रखें क्योंकि इधर से आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो 18 एज। 18 एज किसके लिए होती है, वोटिंग एज, ये याद रखना, ठीक है, वोटिंग एज। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, वोटिंग डे। वोटिंग डे कब होती है, हमने पहले पढ़ा था, वो होती है वोटिंग डे हमने कब पढ़ा, जनवरी 25 वोटिंग डे हम मनाते हैं। लेकिन वोटिंग एज क्या है, 18 एज है। आज के टाइम पे वोटिंग एज कितनी है, 18 प्लस होना चाहिए। लेकिन ये एक टाइम पे कितनी थी, 21 थी। पहले ये 21 थी, बाद में इसको जो है 18 कराया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग एज कितनी थी, 21 थी, अभी के टाइम पे कितनी है, 18 है। तो ये चेंज कब हुआ, ये होता है बाय द 61st अमेंडमेंट। कब होता है ये, 61st अमेंडमेंट 1989। और इस अमेंडमेंट को आप बड़ी आसानी के साथ याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 को कॉमन लगाओ। ये 8 है, इससे इस 2 को माइनस करो तो कितना आ गया, 6। 6 तो 1 कितना हुआ,
61। तो ये जो 61st अमेंडमेंट है इसने क्या किया, वोटिंग एज को रिड्यूस किया था फ्रॉम 21 से 18। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को रिड्यूस किया था, ये भी याद रखना हो सके तो। दूसरा हमने पढ़ना है विथ रेस्पेक्ट टू म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत में जो होते हैं, मेयर होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ में, पंचायत में जो सरपंच होते हैं उनके लिए मिनिमम एज कितनी है, 21 ईयर्स, ये याद रखना। कल हमने पढ़ा था लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, 30 ईयर्स। इसी तरह एक चीज़ याद रखना आप, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर या एलटी इनके लिए मिनिमम एज होती है कितनी, 35 ईयर्स, ये याद रखना। और हमने भी क्या पढ़ा, जो हाई कोर्ट जज से वो मैक्सिमम कब तक रह सकते हैं, 32 एज तक इनका मैक्सिमम एज है, 32 मैक्स एज। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो मैक्स एज क्या है उनके लिए, 65 एज, ये क्या है इनके लिए मैक्सिमम एज। 6 ईयर या 62 हाई कोर्ट के लिए, 6 ईयर या 65। तो ये 4-5 एजेस भी याद रखना। वोटिंग एज म्यूनिसिपैलिटी में मेयर या सरपंच जो लोकल बॉडी से उनके लिए 21, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर इनके लिए मिनिमम एज क्या है, 35। और ये जो है हाई कोर्ट जजेस मैक्सिमम एज क्या है, 62 मैक्सिमम एज। सुप्रीम कोर्ट जज मैक्सिमम एज क्या है, 65। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको पूछूँ अगर कि पीएम बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, पीएम के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा। तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है कभी तो याद रखना 25 ईयर्स, क्योंकि पीएम बनने के लिए आपको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का। अब लोकसभा के लिए आप 25 साल अगर हो तो लोकसभा के मेंबर बन सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप 25 साल के हो तो आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, तो आप पीएम भी बन सकते हो। तो पीएम बनने के लिए अगर मिनिमम एज पूछी जाए तो वो क्या रहेगी, 25 ईयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।